हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनिरुद्ध वालिया। पीरियोडिक टेबल वन शॉट में कवर करेंगे, सारे एक्सेप्शंस को यहाँ देखने वाले हैं। और आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस और डिटेल्ड थ्योरी के साथ इस वीडियो के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा या ऑक्सीजन का? कन्फिग्रेशन लिखेंगे, नाइट्रोजन विद एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन विद एटॉमिक नंबर 8। यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन आएगा क्या 2p3, यहाँ पर कितना 2p4। अब सोच के बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि कहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ये तो 2p3 है, ये हाफ फिल्ड है, ये क्या है हाफ फिल्ड, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहेगा। और यहाँ क्या, ये तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से निकल गया तो ये 2p3 बन जाएगा। तो ऑक्सीजन की तो डिमांड क्या होगी, अरे मैं तो थोड़ी सी एनर्जी लूँगा और इलेक्ट्रॉन को निकाल लूँगा। यानी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसके लिए ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन के लिए ज़्यादा होगी देन ऑक्सीजन। तो डाटा वाइज अब चार वैल्यूज़ दे रखी हैं अलग अलग चार ऑप्शंस में, तो आप क्या लिख देंगे 14.6 इज ग्रेटर देन 13.6। तो बस यही ऑप्शन, इसके ऑप्शन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हम ए ऑप्शन को टिक कर दें। छोटा सा सवाल, छोटे से कॉन्सेप्ट पे हमने उड़ा दिया। अगला सवाल देखो, फटाफट रैपिड रिवीजन है। सारी एक्सेप्शंस को पहले मैं दो चार क्वेश्चंस करवा देता हूँ ताकि फिर मैं थ्योरी एकदम खुल के लिखवा पाऊँ, फ्लो तो बन जाए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन है, देखो मज़ा आएगा आपको करने में। बहुत प्यारा सवाल है। A माइनस A2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है बाय द रिलीज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एनर्जी कितनी लग रही है, 1100 किलो जूल पर मोल। अगली स्टेप में देखो, A कन्वर्ट हो रहा है A2 प्लस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई इन दोनों जो गिवन इक्वेशन है उनको देख के तो हम यही समझ पा रहे हैं। पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता दो किसका, A का। A को इलेक्ट्रॉन खिलाना है, क्या करना है, A को एक इलेक्ट्रॉन खिलाना है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ A। अब मुझे सोच कर बताना, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 से ये डिजायर्ड इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 3 कैसे आएगी। हम क्या ऐसा कर दें, 2 - 1 करूँ क्या, सोच कर देखो, क्या हम 2 - 1 कर दें तो क्या हमें डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। हमें 2 - 1 करने पर डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 1200 - 1100, इसके लिए 2 - 1 कर रहा हूँ, तो 1200 - 1100 कितना हो गया 100 किलो जूल पर मोल। हमसे पूछा क्या है, P इंटू 10⁻²। अरे तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। तो दोस्त क्या हम सीधी सी बात, क्या हम P का वैल्यू 1 लिख सकते हैं। इंटीजर टाइप में कभी सवाल आया तो आप डायरेक्ट उड़ाएंगे, इंटीजर टाइप में सवाल आया तो आप डायरेक्ट उड़ाएंगे। क्लियर है। एक बात मेरे दिमाग में दोस्तों फिट कर लेना कि ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये आपको जेई वाले एस्पिरेंट के लिए भी हेल्पफुल है और नीट वाले के लिए भी। हम हर एस्पेक्ट को कवर करेंगे और सब कुछ कवर करेंगे, मतलब एकदम बढ़िया से रिवीजन हो जाए बेहतरीन सवालों के साथ। वो छोटू मोटू जो बच्चों वाले सवाल होते हैं ना, वो मैं करवाना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता। अब यार वो कर रखे हैं, हज़ारों बार कर रखे हैं, हज़ारों लोगों ने करवा रखे हैं, मैं भी वही करवाऊंगा, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे यार तुम यहाँ वीडियो देख के। बेटर है कुछ नया सीखें, कुछ बेहतरीन सीखें। देखो थर्ड क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन हाइपोथेटिकल एटम A इज -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, A ने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया, क्या बना लिया, A माइनस बना लिया। क्या ये लिख सकते हैं, A ने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया और A माइनस बना लिया। कितना एनर्जी रिलीज हुआ, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, कितना एनर्जी किलो कैलोरी में चाहिए होगा जब 10 ग्राम A कन्वर्ट हो जाए A माइनस में। अब सोच के बताओ, आपको एक ये डाटा क्या दे रखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का वैल्यू है 23 किलो कैलोरी। हम इसको कैलोरी में चेंज कर लेते हैं, किलो कैलोरी में। तो क्या मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की जगह लिख दूं क्या 23, सीधा 23 किलो कैलोरी पर मोल लिख दिया। ये लो -3 इंटू 23 किलो कैलोरी पर मोल आ गया। यानी एक मोल के कॉरस्पॉन्डिंग इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है। सोच कर बताना, 10 ग्राम दे रखा है, 10 ग्राम, अरे मोलर मास भी तो दे रखा है 30, तो क्या 10/30 लिख सकता हूँ, कितना 1/3 मोल्स आ गए। अब मुझे सोच कर बताओ, एक मोल के लिए कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 3 इंटू 23, माइनस तो बस ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है। हमारे पास कितने मोल हैं, हमारे पास 1/3 मोल्स हैं, तो क्या लिखूंगा 3 इंटू 23 डिवाइडेड बाई इंटू 1/3।
3 से 3 कट गया, क्या आंसर 23 किलो कैलोरी आ गया। यानी इंटीजर टाइप में फिर ये सवाल आता तो आप आंसर क्या लिखते, 23 लिख रहे होते। क्या आप ये छोटा छोटा बात समझ पाए हैं। स्टार्ट मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ किया है, क्योंकि इस चैप्टर में हालांकि न्यूमेरिकल्स कम देखने को मिलते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। देखो जेई के बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही आसान सवाल। आयनिक रेडियस यहीं के साथ नोट्स में क्या क्या लिखना है वो भी लिखना नोट्स में। अब ये चीज़ नोट्स में ऐड करना। पहला पॉइंट साइज़ का ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ साइज़ या एटॉमिक रेडियस ऐसा लिख सकते हैं, आयनिक रेडियस लिख सकते हैं। कैटायन, अनायन और न्यूट्रल में किसका साइज़ ज़्यादा होता है। अनायन का साइज़ ज़्यादा होगा, फिर न्यूट्रल और सबसे लास्ट में कैटायन। अरे कैटायन का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन्स कट गए, साइज़ छोटा हो गया। अनायन में इलेक्ट्रॉन्स आ गए, शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो शेल का साइज़ बढ़ गया। अनायन में ही कंपेयर करना हो तो, यदि अनायंस में ही कंपेयर करना हो, ये बात भी आपको पता है, जितना उस पर चार्ज बढ़ता जाएगा साइज़ बढ़ता जाएगा। यानी A3 माइनस का साइज़ ज़्यादा होगा, फिर A2 माइनस का, फिर A माइनस का, और लास्ट में A हटा लो भैया। कैटायन की बात करें, अरे कैटायन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना साइज़ छोटा होता चला जाएगा। यानी A का साइज़ ज़्यादा, फिर A प्लस का, फिर A2 प्लस का, फिर A3 प्लस का। आई होप ये वाला बात तो सबको पता होगा। बस इन्हीं दो छोटी छोटी बातों को हमको इस सवाल में यूज़ करना है। आइए करते हैं। जेई 1999 का सवाल, बहुत ही पुराना सवाल पुराना बट इम्पॉर्टेंस आज भी उतनी है। आज भी लोग पूछते हैं आयनिक रेडियस किसका ज़्यादा। अरे सर जी 4 प्लस का साइज़ बड़ा होगा 7 प्लस से, गलत बात। अरे 35 और 37 लगभग साइज़ सेम रहेगा, आइसोटॉप्स का लगभग साइज़ सेम रहेगा, इन्होंने तो लेस देन बोल दिया, हटाओ। कैटायन का साइज़ क्या कभी अनायन से ज़्यादा हो सकता है, गलत बात। आप यहाँ देखें, पी फॉस्फोरस 3 प्लस वाले का साइज़ ज़्यादा होगा 5 प्लस वाले से, बिल्कुल खूबसूरत बात बोला है, बिल्कुल खूबसूरत बात बोला है। अगला देखें, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस। अरे वापस देख लो यार, अभी बताया A3 माइनस का साइज़ ज़्यादा होगा A2 माइनस से, देन A माइनस से। बी ऑर्डर चमकता है क्या, क्या सबको बी ऑर्डर दिख गया। आप यदि डी ऑप्शन को देख रहे होते तो खूबसूरत आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, साइज़ का ऑर्डर 2 प्लस, 3 प्लस, 4 प्लस। अरे दिख गया क्या, छोटी छोटी बातें। नोट्स में पहले पॉइंट में आप ये लिखेंगे, नोट्स में क्या क्या लिखना है, क्योंकि ये रिवीजन वाले नोट्स हैं, आपको लास्ट मोमेंट पे ज़रूर काम आने वाले हैं। प्लीज़ इन चीज़ों को लिखते रहना। आगे चल रहा हूँ। अब देखो कुछ और बेहतरीन सवाल। इससे पहले मैं नोट्स में ही सेकंड पॉइंट जो आप लिख रहे होंगे, नोट्स में सेकंड पॉइंट देखो, 3 टाइप के रेडियस की हम बात करते हैं। कौन कौन सा, एक है वेंडरवॉल, एक है कोवलेंट, और लास्ट में, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, पहले मेटालिक लिखते हैं, पहले मेटालिक और लास्ट में कोवलेंट। मान लो दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग रहा होगा। रेडियस देखते कैसे हैं, सोच कर बताना। दोनों के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होती है उसका आधा कर दें तो रेडियस मिल जाता है। क्या मैं RC लिख दूं, रेडियस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मेटल्स, मान लो एक लैटिस है, सोडियम के मेटल्स हैं, बहुत सारे सोडियम मेटल है, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, को आधा कर देंगे तो मेटालिक रेडियस मिल जाएगा। दिख रहा है, वेंडरवॉल रेडियस। अरे सर वेंडरवॉल रेडियस तो नोबल गैसेस के लिए डिफाइंड है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर पड़े होंगे, मान लो जीनन की गैस है। अब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ले लो, कि इन दोनों की ले लो, किसी दोनों की ले लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को यदि आप आधा कर देंगे तो आपको वेंडरवॉल रेडियस मिलेगा D/2। आप अब तो यार कोई कम पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा हो तो भी वो देखकर बता देगा, पिक्चर को खाली देखकर बता देगा कि सबसे ज़्यादा रेडियस क्या है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट एंड कंसिडर्ड फॉर द सेम एलिमेंट। एक एलिमेंट की बात हो रही है। अरे सर सारी दुनिया को पता है सर, वेंडरवॉल वाला रेडियस सबसे ज़्यादा आएगा और कोवलेंट वाला सबसे कम। क्या मैं यहाँ पर छोटी सी जगह में लिख दूँ, ऑर्डर ऑलवेज वैलिड है कि रेडियस ऑफ वेंडरवॉल ज़्यादा होगा, फिर मेटालिक और फिर कोवलेंट। सर एग्ज़ाम सर पर है और हम भूल गए तो, अरे कैसे भूलोगे, अभी याद करवा देंगे। वालिया का जुगाड़ आपके बीच है ना, काहे टेंशन करते हो। वालिया का जुगाड़ क्या बोलता है, वालिया का जुगाड़, अरे VMC सुने हो, VMC, हाँ विद्या मंदिर क्लासेस भी हैं, काफ़ी फेमस कोचिंग है। हाँ
और जो आप ट्रिक बनाना चाहें बस वीएमसी से, वेंडरवॉल मेटालिक कोवेलेंट वीएमसी, रेडियस ऑफ वेंडरवॉल इज ग्रेटर देन मेटालिक इज ग्रेटर देन कोवेलेंट। आंसर ढूंढ लो, आंसर ढूंढ लो, टिक कर दो, सी ऑप्शन वीएमसी, बस वीएमसी। आइए अब यार ये वाला अगला क्वेश्चन तो मैं करूँगा नहीं क्योंकि आप इसका आंसर खुद बता देंगे, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना तो आप समझदार लेवल पे हैं, आपकी मैच्योरिटी लेवल इतनी है कि आप ये सब सवाल करेक्ट कर लेंगे। अगला इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दूंगा, फिर आप इस सवाल को खुद ही कर लेंगे और इसका भी आप आंसर कमेंट कर देंगे, मेरी गारंटी है आपके साथ। हालांकि आपको दिख भी रहा होगा, मुझे पता है आपको आंसर दिख गया होगा, किसी भी इंसान को दिख जाएगा, इतना खतरनाक तो ऑप्शन है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर आप पीरियोडिक टेबल, बाकी चैप्टर कहाँ गए, ये तो पीरियोडिक टेबल है। अरे दोस्त बता देता हूँ, मोल कंसेप्ट पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अपलोड कर दिया है क्रैश कोर्स के अंदर। पीरियोडिक टेबल, हालांकि पीरियोडिक टेबल भी अपलोड किया है बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा, एक बार दोबारा पढ़ा दे रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग 1 घंटे में बेहतरीन चीज़ों को रिवाइज करवाया है, प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को जरूर देखना। और आगे बात करूँ गैसियस स्टेट, यानी काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो आधे आधे घंटे के लेक्चर्स हैं, आप इन सब का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आप क्या चेक करेंगे, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन इन सब के। और क्रैश कोर्स देखना, टॉप राइट पे आपको दिख भी रहा होगा, टॉप राइट पे आपको लिंक भी आ रही होगी, वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक एक चैप्टर आपके घर तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मेरा वादा है ये, जैसा कि आप लोगों से वादा किया है। आइए इस वादे पे आते हैं और अब एक्सेप्शंस की दुकान खोल लेते हैं। और जितना बात मैं यहाँ लिखूंगा यूँ मान लेना दिमाग में छप जाना चाहिए। एक्सेप्शंस का सिलसिला मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नंबर 1 या नंबर 3 लिख लेते हैं, नंबर 1 और 2 तो बात हो चुकी ना। आपको क्या ये बात पता है कि टॉप टू बॉटम जाते समय साइज़ क्या करता है? टॉप टू बॉटम जाते समय तो सर साइज़ इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब सोचो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, सर ये टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप 13 में, तो साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए था। सारी दुनिया को पता है साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए था, बट आया क्या है, यहाँ पर लोचा हो गया। इनऑर्गेनिक है तो लोचा होगा ही होगा। यहाँ पर मिला क्या है, रेडियस ऑफ गैलियम इज स्लाइटली लेस देन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, यानी टॉप टू बॉटम जाते समय साइज़ इंक्रीज़ होना चाहिए था, बट गैलियम का साइज़ छोटा है एल्यूमिनियम से। पहला लोचा याद रखना। रीज़न भी लिखते चलना दोस्त, रीज़न क्या लिखेंगे, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, पहला एक्सेप्शंस आप यहाँ पर याद रख रहे होंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जो कि काफ़ी फेमस भी है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन डी ब्लॉक में भी आएगा बट यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है समझना इस चीज़ को, क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले सीरीज़ लिख देता हूँ, देखो 3D सीरीज़ है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और ये कॉपर और ये जिंक, ये 3D सीरीज़ है। 4D सीरीज़ यट्रियम, जिरकोनियम और यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे बीच में। क्या मैं नाम याद रखना है? नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। और ये कॉपर और यहाँ पर आ जाएगा कैडमियम जिंक के नीचे। 5D सीरीज़ की बात करूँ तो लेंथनम और उसके बाद अपने पास हॉफनियम और लास्ट में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये सारे मैंने 3D, 4D, 5D सीरीज़ लिख दी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लेंथेनॉइड, जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है ना वो इनके बीच वैलिड है, इनके बीच में आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेगा। अब कुछ सोचो, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ कायदे से होना क्या चाहिए था, रेडियस ऑफ 3D, 4D और 5D कायदे से ये होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता। ऐसा हो जाता तो एक्सेप्शन क्यों पढ़ रहे होते? दोस्त एक बात समझना, ये 4D सीरीज़ है और ये 5D सीरीज़ है। रेडियस ऑफ 4D सीरीज़ इज़ कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ 5D सीरीज़ ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 4D और 5D सीरीज़ एलिमेंट्स का रेडियस लगभग बराबर आएगा, यानी कि रेडियस ऑफ जिरकोनियम इज़ लगभग इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हॉफनियम। बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल शानदार तरीके से वैलिड है। इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो बॉक्स बंद किया ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहीं पर ही ऑब्जर्व होगा। इन एलिमेंट्स के बारे में क्या ख्याल है? मन में डाउट आना चाहिए आपके। कौन सा डाउट?
ये वाला स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथनम, ये सवाल भी अक्सर पूछता है, जेईई मेन नीट भी पूछ लेता है कि इनके बारे में क्या ख्याल है, तो इनके बारे में भी लिखेंगे। यहाँ पर कोई लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होगा। रेडियस ऑफ स्कैंडियम, रेडियस ऑफ यट्रियम एंड रेडियस ऑफ लेंथनम टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही करेगा। यानी ये वाली जो बात है, ये वाली बात इस ब्लू डब्बे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए वैलिड है, उनके लिए क्या है, वैलिड है। क्या अपनों को इतना बात क्लियर हुआ? तो कुल मिला के आप क्या यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, देखो शॉर्ट में, कि टाइटेनियम, मैं लिख देता हूँ टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम। सर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करना चाहिए था बिल्कुल, बट जिरकोनियम हाफनियम का लगभग सेम आएगा, जिरकोनियम हाफनियम का लगभग सेम आएगा। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर का कम है बट सिल्वर गोल्ड का लगभग बराबर है, रेडियस लगभग बराबर है। ये सारी बातें आपको दिमाग में रखनी है। रीज़न क्या है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या इतना बात अपन लोगों ने लिख लिया है? क्या इतना बात अपन लोगों ने लिख लिया है? 3D सीरीज़ की भी थोड़ी बात अब यहाँ पर एक्सेप्शन नंबर 5 में करना ही चाहूँगा। चलो अगले पेज पे करते हैं थोड़ा खुल के बात। एक बात सुनना, मैं वापस से एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यहाँ पर हुआ क्या है, यदि मैं स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक जाऊँ, स्कैंडियम से मैंगनीज तक जाऊँ तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ करता है। देखो स्कैंडियम से जिंक की तरफ जा रहे हैं तो साइज़ क्या करना चाहिए था, डिक्रीज़ करना चाहिए था, बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। मैंगनीज से लगभग निकल तक साइज़ कांस्टेंट रहता है, साइज़ क्या रहता है, कांस्टेंट या सेम रहता है, और लास्ट में जाते जाते साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। कॉपर से जिंक की तरफ जाते समय स्लाइटली साइज़ इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या लिखेंगे, स्लाइटली साइज़ इंक्रीजेज एट दी एंड, एंड में जाते जाते साइज़ इंक्रीज़ कर गया। क्या हम ऐसा बात बोल सकते हैं कि कॉपर और जिंक में साइज़ किसका बड़ा है, जिंक का बड़ा है? आपको मैंने लगभग काफ़ी सारी बातें बता दी हैं। आइए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या था वो क्वेश्चन, ये देखो, आप मुझे इनकरेक्ट ऑर्डर बता दो। अरे कॉपर और जिंक में किसका साइज़ बड़ा है, जिंक का भी पढ़कर आए हैं। लेड +2 वाला और +4 वाले में किसका साइज़ बड़ा है, सबको पता है, कैटायन पे जितना कम चार्ज उतना साइज़ ज़्यादा बड़ा, यानी लेड +2। जिरकोनियम, हाफनियम, अरे अभी तो पढ़ाए हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, N3- Al3+, अरे सर N3- अनायन का साइज़ बड़ा है कैटायन से, अभी तो आप थोड़ी देर पहले बताए हैं। अरे वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। लगभग आपको ये सारी चीज़ें चमक गई हैं। हाँ सर, लगभग तो अपने को ये सारी चीज़ें चमक गई हैं। अब आपसे मैं एक ऐसा बेहतरीन सवाल पूछूंगा ना कि अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है यहाँ पर आंसर करते समय। मैं सवाल पहले लिखता हूँ, मज़ा आएगा, क्वेश्चन आप भी लिखेंगे। बहुत बहुत प्यारा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलेस्ट साइज़। मैं 4 ऑप्शंस दूंगा, देखना, H-, F-, C में Cl-, और D में Br-। एक ऑप्शन और कर देते हैं येलो, I-। मैं तो इतने से ही खुश हो जाऊंगा। पता है, अब जो बात मैं अगली चीज़ आपको, बहुत शानदार चीज़ जो बताने वाला हूँ, उसको सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। क्या है सर, सारी दुनिया पता है क्या सोचती है कि A आंसर आएगा, बट आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा तो आपका दिमाग घूम जाएगा। दैट इज़ F- का साइज़ सबसे छोटा इन 5 में। सुन लो सॉल्यूशन, याद रखना, रिमेंबर, चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं, रिमेंबर, रेडियस ऑफ H- इज लगभग इक्वल्स टू रेडियस ऑफ Br-। H- इज नथिंग बट हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन का जो रेडियस रहेगा लगभग Br- के सेम बराबर रहता है। अरे यार सर, ये बात नहीं पता होती ना तो आज हालत ख़राब हो जाती। बिल्कुल सही बात है, आज हालत ख़राब हो चुकी होती यदि ये वाली चीज़ नहीं पता होती तो। ओके, अरे सर अपने को चमक गया है। अब हम ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अब आपको है ना, हालांकि चलो मैं लिख देता हूँ एक ऑर्डर, और आपको याद भी होगा, नॉर्मल है तो, रेडियस ऑफ लिथियम प्लस, रेडियस ऑफ मैग्नीशियम 2+, और रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 3+। क्या ऑर्डर है? अरे सर किसी से पूछ लो, Li+ का रेडियस ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम 2+, फिर एल्यूमिनियम 3+। एक ये प्रीवियस ईयर IIT का सवाल है, बहुत पहले पूछा था। क्या पता इस साल फिर से लोग पूछ लें, इनका क्या भरोसा पूछने वाले का। ठीक है,
यहाँ तक की बातें अपनों को क्लियर हो रही है ना। देखो मैं हर चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा एक सुंदर ढंग से। आइए अब थोड़ा सा मैं आगे चलने चाह रहा हूँ। नंबर देख लेना कौन सा है, ये 5 के बाद 6 7 आएगा। आयनाइजेशन एनर्जी की बात चलती है। आयनाइजेशन एनर्जी, मैं आयनाइजेशन एनर्जी के रिगार्डिंग कुछ एक्सेप्शनल ऑर्डर बताऊंगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। आप इतना पढ़ने के बाद दुनिया जान का कोई क्वेश्चन लगा लेना भैया, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। होता क्या है ना, कायदे से लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन जनरल, सारी दुनिया को पता है बट मैं लिखना नहीं चाहूँगा। इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, बट खतरा इनऑर्गेनिक है तो खतरा होगा ही। अरे आप हो हमारे साथ तो काहे का टेंशन। ये देखो बेरिलियम मैग्नीशियम वाली बातें और नाइट्रोजन फोस्फोरस वाली बातें, इनकी ज़रा कन्फिग्रेशन देखो क्या है। 2s2, ये क्या है 2s2 2p3, 2s2 2p3। अब सोचो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2s2 2p1। एक्सेप्शन नोट करके, आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में हालत ख़राब हो जाएगी। लेफ़्ट टू राइट जाते समय बढ़ना चाहिए था बट डिक्रीज़ कर रहा है। क्यों, बेरिलियम और बोरोन में, क्योंकि बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है, बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है बोरोन के कंपैरिजन में। ओके सर, इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। ओके सेम यही चीज़, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फोस्फोरस इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर। रीज़न क्या लिख देंगे, अरे फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन, फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन। एक और कायदे की बात बताता हूँ, मज़ेदार एक्सेप्शन ही चल रही है सारी। खुद सोचो, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आप मुझे बता सकते हैं गैलियम और एल्यूमिनियम में किसका साइज़ बड़ा था। गैलियम और एल्यूमिनियम में सर होना चाहिए था गैलियम का बट था बड़ा एल्यूमिनियम का। होना चाहिए था गैलियम का बट बड़ा था साइज़ किसका, एल्यूमिनियम का। याद कैसे रखें, अरे एल्यूमिनियम का नाम बड़ा है, गैलियम का नाम छोटा। देखो ALUMINUM GALLIUM, अरे जिसका नाम बड़ा तो साइज है बड़ा, याद रखेंगे। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, आयनाइजेशन एनर्जी। सर टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करनी चाहिए थी कायदे से। बट बिल्कुल सेम ट्रेंड में यहाँ पर याद रखना, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो गैलियम का ज़्यादा आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से। अरे हाँ सर बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि साइज़ एल्यूमिनियम का बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी गैलियम का ज़्यादा होगा, इन्वर्सली है ना। ठीक है, बट यदि रेडियस वाली बात याद रहेगी तभी आप गैलियम वाली बातें बता सकते हो, अदरवाइज़ नहीं बता सकते। डाटा किसी स्टूडेंट को बहुत ही क्यूरियस हो तो मैं बता देता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम का डाटा है और एल्यूमिनियम का लगभग 5.98 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी डाटा में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट क्या है ना, ऑर्डर तो ऑर्डर है। अच्छा ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी वापस 3D सीरीज़ में बात करूँ तो नाइन्थ में बात करूँ तो याद रखना, आफ्टर लेंथनम के बाद के एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज़ का ज़्यादा रहेगा 4D सीरीज़ से। अरे सर टॉप टू बॉटम जाने पर तो साइज़ इंक्रीज़ कर रहा था, अरे बट 4D और 5D का साइज़ तो लगभग बराबर था। इनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर भी याद रखना, 5D का 3D से भी ज़्यादा होता है, 5D का 3D से भी ज़्यादा होता है। ओके यानी एग्जांपल में देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी गोल्ड का ज़्यादा होगा सिल्वर से और गोल्ड का ज़्यादा होगा कॉपर से। आप ये छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत काम की बातें हैं, सारी चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएंगी यहाँ से, सारी चीज़ आपकी यहाँ से रिवाइज हो जाएंगी। चलें आयनाइजेशन एनर्जी में ही मैं 10th बात और बताना चाहूँगा, 10 कदम कर देते हैं यहाँ पर। दूसरा कलर ले लेते हैं। हुआ क्या, जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट था ना, ये पी ब्लॉक में भी देखने को मिलता है। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लेड इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ टिन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थैलियम इज़ ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इंडियम। ये सारा ऑर्डर जितना लिख रहा हूँ ना दिमाग में छप जाना चाहिए, दिमाग में नहीं छापोगे ना तो भैया बहुत परेशानी होगी, मैं बता रहा हूँ बहुत परेशानी हो जाएगी फिर। अरे ठीक है सर, छप जाएगा, वेरी गुड। और इसी के साथ अब मैं थोड़ा सा और आगे चल रहा हूँ। अरे अभी तो और पढ़ेंगे, हम लेते हैं एक वाइट स्क्रीन और लेते हैं जहाँ कुछ और बातें लिख सकें। एक क्वेश्चन बताता हूँ जो JEE मेन में आया भी था, लास्ट ईयर भी आया था, बट मैं फिर बताना चाहूँगा।
मान लो कोई एलिमेंट x है जिसकी दो आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 5.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी दे रखी है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है 36.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे पूछ लिया कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एक्स का वैलेंसी कितना है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एक्स। ऐसे सवालों को करना कैसे है, सिर्फ फील के साथ करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप ऐसा सोचें, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5.7 का एनर्जी चाहिए, लगभग 6 मान लो। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 6 गुना एनर्जी चाहिए, देखो 5.7 यानी 6 की 6 टाइम्स एनर्जी चाहिए। हालत ख़राब हो जाएगी इतना एनर्जी निकालने के लिए। यानी कि सर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कहीं ना कहीं वो स्टेबल हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद स्टेबल हो गया होगा, तो वैलेंसी कितनी हो गई, एक ही हो गई है, एक हो गई है आंसर 1। अरे सर ये कैसे हो गया। एक और क्वेश्चन देता हूँ, मान लो मेटल M है जिसका पहला आयनाइजेशन एनर्जी मैंने बोल दिया लेट्स से 480 किलो जूल पर मोल, सोच कर बताना। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी मैं बोल देता हूँ लेट्स से 905 किलो जूल पर मोल, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैं बोल देता हूँ लगभग 6050 किलो जूल पर मोल। क्या आप मुझे वैलेंसी बता सकते हैं। फाइंड वैलेंसी ऑफ M, फाइंड वैलेंसी ऑफ M। आंसर कर दीजिए। जहाँ एनर्जी में डिफरेंस ज़्यादा, जहाँ एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा, यानी अगली स्टेप में आने में हालत ख़राब हो जाएगी, और हालत ख़राब यानी फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन रहा होगा। फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन रहा होगा तो कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। क्या इतना बात क्लियर हो गया है। अरे सर इतना बात तो अपने को एकदम है चमक गया है, एकदम ही। थोड़ा सा आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट रहता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब सुनना। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, बस साइन का अंतर है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, बस साइन का अंतर है। तो आप इन जनरल क्या लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ ये लाइन। इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is negative of electron affinity in same energy units। एनर्जी यूनिट्स तो सेम ही रहनी चाहिए ना। मान लो किलो जूल की बात हो रही है, किलो कैलोरी की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है। क्या इतना बात अपनों को पता लगा। कैसे, मान लो कोई एक सोडियम है, सोडियम में से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, या मान लो Na+ था, एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद सोडियम में कन्वर्ट हो गया। सोडियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद Na में कन्वर्ट हो गया। मान लो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बस साइन का अंतर है। अरे भैया साइन अपोजिट कर दो बस। 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द आंसर। सिर्फ इतना सा बात आप दिमाग में रख रहे होंगे। और एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज क्या बात याद रखेंगे, मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में ये बात लिखवाना चाहूँगा आपको, स्टेटमेंट की फॉर्म में ये वाली बात लिखवाना चाहूँगा कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या बोला, या सॉरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पॉजिटिव बोल देते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है, एनर्जी देनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, नेगेटिव। सर कैसे बोल दिया, हमें समझ में नहीं आया, आपने तो बोल दिया, हम कहाँ से पूछें। अरे यार हम हैं तो काहे डरते हो। एक और स्क्रीन लेते हैं, ब्लैक स्क्रीन आ गई, अरे वाइट ही ले लेते हैं यार, टिंग टिंग टिंग, वाइट स्क्रीन, ये सही है। अब सुनना मेरी बातों को। मान लो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन ने जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो O- में कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऑक्सीजन माइनस में कन्वर्ट हो गया। मान लो इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है EA1, क्या EA1 पॉजिटिव। अब ये O- क्या एक और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्या O- एक और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अरे सर बिल्कुल भी नहीं।
क्यों? अरे माइनस माइनस रिपेल नहीं करेंगे भाई, माइनस अभी लेके बैठा है, फिर आप माइनस चार्ज डाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो O2 माइनस बनने में हालत ख़राब हो जाएगी, यानी EA2 क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। EA2 नेगेटिव है तो डेल्टा EG2 क्या होगा? पॉजिटिव। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से लेना नहीं चाह रहा। आइए थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लैरिटी ज़रूर मिल गया होगा। अरे सर बहुत है, इतना क्लैरिटी तो बहुत है अपने को। अरे वाह शानदार। अब सुनना, अब एक एक्सेप्शनल ऑर्डर मैं आपको लिखवाना चाहूँगा। एक्सेप्शनल ऑर्डर इन जनरल जिनका इलेक्ट्रॉन जो लेना नहीं चाह रहे, यानी जिनका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, उन एलिमेंट्स का लिस्ट देता हूँ। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए नाटक कर रहे हैं, यानी उनमें एनर्जी हमें देना पड़ेगा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब, अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब सिर्फ इतना सा है, इलेक्ट्रॉन को लेने की चाहत। इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहे तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ग्रुप 15 से खाली नाइट्रोजन है, और बाकी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन। इन सब के लिए पहला ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी पॉजिटिव डेल्टा H EG, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेना ही नहीं चाह रहे। क्योंकि कन्फिग्रेशन देख लो, अरे ये बेरिलियम के नीचे, सॉरी मैंने यहाँ बेरिलियम लिखना था, ये तो बेरिलियम है और ये मैग्नीशियम है। बेरिलियम मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन फुल्ली फिल्ड, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड, और लास्ट वाले तो नोबल गैसेज हैं। अरे सर ये तो सबके गुरु हैं। बहुत ही शानदार। अगली चीज़ सुनना, अगली चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट में शुमार होगी, बेशुमार है ये बात। और जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि दोस्त, पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल। अरे सर ये तो सबको पता है, आपने क्या नई बात बता दी? अरे अब बताऊंगा ना नई बात। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज़्यादा रहेगा सेकंड पीरियड वालों से। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। इसको कैसे लिखेंगे? यानी अरे हम कन्फिग्रेशन लिख के बताते हैं ना आप आपको। देखो अगला पेज लेते हैं, चलो भैया अगला पेज। अरे ये कौन सी पेज आ गया? अरे यार हमको वाइट स्क्रीन, ये सही है, आ गया, चलो बढ़िया है। अब सुनना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन? बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये कौन से हैं? सेकंड पीरियड वाले। तुम कौन से हो? थर्ड पीरियड वाले। टॉप टू बॉटम कायदे से जाना क्या चाहिए था? सर टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए, साइज इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करनी चाहिए थी। बट ऑर्डर क्या आता है? अरे दुनिया में लोचा है, क्लोरीन का ज़्यादा है फ्लोरीन से, सल्फर का ज़्यादा है ऑक्सीजन से, फोस्फोरस का ज़्यादा है नाइट्रोजन से, सिलिकॉन का ज़्यादा है कार्बन से, एल्यूमिनियम का ज़्यादा है बोरोन से। अरे क्या क्या क्या, अरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दीज आर द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। प्लीज रिमेंबर, third period elements have third period elements have greater electron affinity than second period elements। रीज़न क्या है? साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है छुटके से साइज के अंदर। और दो ऑर्डर रिमेंबर, याद भी रखेंगे आप। जो बातें रिमेंबर लिख दिया ना, मतलब ये तो मान लो कि लकीर की फकीर है, ब्रह्मा जी का वरदान है, एकदम याद है रखना है। क्या ऑर्डर क्या रहेगा? पूरा ऑर्डर लिखता हूँ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो क्या है? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज। ये ऑर्डर एकदम दिमाग में छपना चाहिए। और ग्रुप 17 और 16 में इंटरेस्ट लेता है ज़्यादा जेई मेन वाला। 16 का ऑर्डर थोड़ा सा अलग आता है। देखो, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन भैया सबसे लास्ट में जाएगा। और आप ये दो ऑर्डर मतलब भूलेंगे नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, भूल गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। क्या इतना बात अपन दिमाग में रखेंगे? अरे सर इतना बात तो एकदम दिमाग में चिपका लेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले।
किसी भी कीमत पे नहीं भूलने वाले। अच्छा तो यार ग्रुप 17 से ना एक बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर भी याद रख लेना, ग्रुप 17 से। हालांकि बॉन्डिंग में फिर रिवाइज हो जाता है, बट फिर भी एक बार याद रख लो। क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये एकदम डाटाबेस रहते हैं। अब इसमें यूँ है कि बस याद है तो हमारा समय बचेगा। Cl2 Br2 F2 I2, ये क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 17। क्या इतना बात हम दिमाग में रखेंगे? अरे सर रखेंगे क्या, रखना ही पड़ेगा। रखेंगे क्या, रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम तो समझदार हो रहे हो दिन पर दिन। अरे सर वन शॉट रिवीजन जो करना है, रैंक जो लानी है, अब रैंक लाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। रैंक लाने, अरे तुम ब्लैक स्क्रीन फिर आ गए हो, तुम्हें ना किया है। अरे सर ब्लैक में पढ़ा दो, क्या दिक्कत है? अरे हम तो एकदम कंफर्टेबल हैं आपकी हर स्क्रीन में पढ़ने के लिए। अरे नहीं यार, मज़ा नहीं आता ब्लैक स्क्रीन में। अब वाइट का ही फ्लो है तो वाइट है, आने दो। अरे 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 सब्र तो रखो, अरे सब्र तो रखो, कलर तो लेने दो हमें। अरे ठीक है सर, चलता है इतना तो। लास्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, EN इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इनका भी कुछ लफड़ा है। क्या लफड़ा है इनका? अरे हम बताते हैं। आप 3 बातें तो याद रखेंगे। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की है। पहली बात तो फोन याद रखना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ऑर्डर लिख रहा हूँ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग वैल्यू सेम रहती है। फंकल BrCsIt यानी कार्बन सल्फर आयोडीन। अगेन ऑर्डर क्या रहेगा? लगभग सेम रहेगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि मैं डाटा लिखना चाहूँ तो 4 है, ऑक्सीजन का 3.5 है, इसका लगभग 3 है, इनका लगभग 3 है, ब्रोमीन का 2.8 और इन तीनों का लगभग 2.5 रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा। क्या हमें भी याद रखना है? नहीं, आपको याद नहीं रखना है। हाइड्रोजन और फॉस्फोरस लगभग बराबर, फिर बोरोन, लिथियम, सीजियम। आप तो सिर्फ इतना सा बात याद रख लेंगे, इतना तो भी बहुत है। इतना भी ना भी याद रखें तो फ़ोन तो याद रख ही लेना, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अरे सर याद है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेस्ड ऑन मिलिकन स्केल का फॉर्मूला, बेस्ड ऑन मिलिकन स्केल का फॉर्मूला, इट इज़ द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेस्ड ऑन मिलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगा? एवरेज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और बेस्ड ऑन पोलिंग जो काम आता है, जो बहुत मॉडर्न है और जो ही हम यूज़ करते हैं, दैट वुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड ऑन मिलिकन डिवाइडेड बाय 2.8। ये रिलेशन, मिलिकन की वैल्यू ऊपर से उठा के डाल दो। तो क्या इन जनरल हम ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं, 2 × 2.8 यानी 5.6? हाँ, आप याद तो रख सकते हैं, बट ये ज़रूर सवाल में देख लेना कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड ऑन मिलिकन पूछ रहा है या पोलिंग पूछ रहा है। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रख रहे होंगे। इस चीज़ का ख्याल नहीं रखोगे तो फंस जाओगे। अरे सर इतना तो हम याद रख ही लेंगे, इतना तो हम याद रख ही लेंगे। बहुत ही शानदार, इतना याद रख लोगे तो भैया मैं खुश हो जाऊंगा यार, इससे ज़्यादा अपने को क्या है। ठीक है सर, इतना तो अपने को दिमाग में सेट हो गया। यदि पोलिंग के हिसाब से सर कुछ भी ना दिया हो तो पोलिंग के हिसाब से निकाल देना, कुछ भी ना दिया हो तो पोलिंग के हिसाब से आप निकाल कर खुश हो जाना। आई होप ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अच्छा एक बात और लिख लो फिर, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज़ करती है। ये छोटी छोटी बातें थी जिसके लिए हम लोगों ने आपके साथ इस पीरियोडिक टेबल में बहुत बेहतरीन चीज़ों को शेयर किया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये रिवीजन टाइम जितना भी रहा होगा मैंने अपने हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश की, सारा फंडा रिवाइज करवा दिया और सारी एक्सेप्शंस लिखवा दी। इससे बाहर कोई रेयरी कोई एक्सेप्शन बचती होगी, इतना आप करके चले जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल का कोई भी सवाल गलत नहीं करने वाले हैं, कोई भी सवाल गलत नहीं करने वाले हैं। और जो छोटी छोटी बातें होती है ना, उनसे कुछ अच्छा ही बताया आपको। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं और आप बस ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। वीडियोस पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और ये सारी वीडियो जरूर देखना स्टार्ट कर देना भैया। समय कम है, मोल कंसेप्ट निपटाओ, एटॉमिक स्ट्रक्चर निपटाओ, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, अरे सब कुछ है यार, गैसियस स्टेट, लिक्विड सॉल्यूशन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अरे इतना निपटाओ तो सर यार, धीरे धीरे आगे बढ़ो तो सरी, कैसे मज़ा आएगा। वरना सारी वीडियोस एक एक करके प्लेलिस्ट में आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इन वीडियोस को देखें और आनंद उठाएं। अगली क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर। कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है मैं पहले पढ़ा देता हूँ, कमेंट करके जरूर बता देना। क्लियर है? चलो तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया।
बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।